हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 है नाभिक। इस चैप्टर का हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे। टॉप 15 एमसीक्यूज है जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को जैसे अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए ये सेशन आप सबको कैसा लगा, और इसमें जितने भी एमसीक्यूज है उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कमेंट में इसका आंसर देते रहिए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग चैप्टर नंबर 13 नाभिक। तो पहले हम जानते हैं कि नाभिक है क्या, फिर इसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो नाभिक जो है वो परमाणु के केंद्र को हम लोग नाभिक बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह एक परमाणु है और इसका जो केंद्र हो जाएगा बीच वाला, इसे हम लोग मान लेते हैं नाभिक। इसे नाभिक मान लीजिए। तो नाभिक में जो नाभिक जो होते हैं उसमें जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, धारा का प्रवाह भी होता है। तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो नाभिक जो है मतलब एक परमाणु के केंद्र को नाभिक कहा जाता है। नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का कि नाभिक की खोज किसने की थी। तो नाभिक की खोज जो किया था वह साइंटिस्ट का नाम है रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की और कब की? 1911 ईस्वी में। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आप सबके एग्जाम के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा कि नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग शुरू करते हैं अपने एमसीक्यूज का सेशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन के आविष्कारक थे। नाभिकीय विखंडन के आविष्कारक पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी में है क्यूरी, ऑप्शन सी में है बेक्यूरेल, ऑप्शन डी में है हॉल का स्ट्रासमैन। तो इसमें पूछा गया है कि जो नाभिकीय विखंडन के आविष्कारक थे वो कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का डी, हॉर्न तथा स्ट्रासमैन। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए, तो ध्यान में रखिए और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्फा कण पर आवेश होता है। अल्फा कण पर आवेश क्या होता है? ऑप्शन ए में है 9.6 इंटू 10⁻⁻10 ESU, ऑप्शन बी में है 9.6 इंटू 10⁻20 कूलम, ऑप्शन सी में है 9.6 इंटू 10⁻10 EMU, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो अल्फा कण है ये विकिरण है एक तरह का। अल्फा कण जो है वह एक तरह का विकिरण है। ये रेडियो धर्मी या फिर रेडियो सक्रियता इसके विकिरण है। तो इसका विकिरण तो है अल्फा कण। तो अल्फा कण का पूछा गया है आवेश, इसका चार्ज कितना होता है वो बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ए में है 9.6 इंटू 10⁻⁻10। ये हो गया हम लोग का सही जवाब। अल्फा कण पर आवेश जो हो जाएगा 9.6 इंटू 10⁻10 ESU। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेडियो सक्रियता की इकाई है। रेडियो सक्रियता की इकाई पूछा गया है। जूल है, MeV या फिर AMU या फिर क्यूरी। तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होगी? इसकी रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या होगी? तो इसका पहले हम लोग पता करते हैं कि रेडियो सक्रियता है क्या। तो रेडियो सक्रियता ऐसा पदार्थ है जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालता है जो कि मतलब बहुत ही फायदेमंद हो, या फिर ऐसा ऊर्जा निकालता है जिससे इसकी जो इकाई की उसके बेनिफिट होता है उसे हम लोग बोल सकते हैं विकिरणशीय या फिर रेडियोधर्मी या फिर रेडियो सक्रियता। ऐसा पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियोधर्मी या फिर रेडियो सक्रियता, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं विकिरणशीय बोल सकते हैं। तो ये हो चुके हैं। तो इसके कुछ विकिरण होते हैं, जैसे में अल्फा कण हो जाएगा, अल्फा कण, बीटा, गामा किरण,
ये सब जो है, और इलेक्ट्रॉन के रूप में भी होता है इसकी जो विकिरण होती है। तो 4 मान के चलते हैं इसका। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसकी खोज, तो इसकी खोज जो हो जाएगा 1896 1896 में हेनरी बेकेरल के प्रयोग से रेडियो एक्टिविटी का पता चला। किसके प्रयोग से? हेनरी बेकेरल, इसके प्रयोग से पता चला कि रेडियो सक्रियता नाम का कुछ होता है। तो कब पता चला? 1896 में। तो ये तो हम लोग टॉपिक से पूरा बाहर आ चुके हैं। अब कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त हो चुका है, तो अब आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि रेडियो सक्रियता की इकाई है। तो रेडियो सक्रियता की जो इकाई हो जाएगी वह हो जाएगी हम लोग का MEV। ये हो जाएगा हम लोग का इकाई रेडियो सक्रियता का। तो ध्यान में रखिए, रेडियो सक्रियता क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो स्वयं ही ऊर्जा निकालता हो, उसे हम लोग रेडियो सक्रियता बोलते हैं। इसकी खोज 1896 ईस्वी में हेनरी बेकेरल के प्रयोग से पता चला है। इसके कुछ विकिरण होते हैं, अल्फा किरण, बीटा कण, गामा किरण और इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। तो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूक्लियर घनत्व का क्रम होता है। न्यूक्लियर जो घनत्व होता है उसका क्रम पूछा गया है। 10⁻³ 10⁻17 10⁻6 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका न्यूक्लियर जो डेंसिटी का जो ऑर्डर होता है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻17। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 6 गुणांक की SI इकाई है। 6 गुणांक की जो SI इकाई होती है वो पूछा गया है। SI वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान में रखिए, क्योंकि इससे MCQs आते ही आते हैं। तो ध्यान में रखिए और इसे मतलब कमेंट में आंसर बताते जाइए। तो 6 गुणांक वाले पूछा गया है। तो हर्ट्ज हो सकता है, मीटर हो सकता है, प्रति मीटर हो सकता है, या फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 6 गुणांक पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हर्ट्ज। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा की गई? प्रथम जो नाभिकीय अभिक्रिया था वो किसके द्वारा किया गया? चॉडविक, आइंस्टीन, या फिर पाउली, या फिर रदरफोर्ड। तो ये जो सबसे पहले किया गया है वह रदरफोर्ड के मतलब द्वारा किया गया। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, चॉडविक आए, बहुत सारे आए, तो उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट बताया, लेकिन सबसे पहले जो इस एक्सपेरिमेंट का मतलब सर्च किया, उनके बारे में पता किया, वो है रदरफोर्ड। और ये जो किया था 1911 में किया था। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए और ये जर्नी चलता ही रहा। तो सबसे पहला इस पे पूछा गया था नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा किया गया? तो रदरफोर्ड, और 1911 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें कौन आवेश रहित है? आवेश रहित मतलब जिसमें आवेश है ही नहीं। अल्फा कण, बीटा कण, फोटॉन कण, या फिर प्रोटॉन। तो इसमें कौन है जो आवेश रहित है, जिसमें आवेश नहीं होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फोटॉन कण। इसमें जो है वह आवेश नहीं होता है, आवेश रहित है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में किसे कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए किसे प्रयोग किया जाता है? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसे इंसान, या फिर बोल सकते हैं जानलेवा बीमारी है। कैंसर एक जानलेवा बीमारी, इससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो उसके उपचार के लिए मतलब किसका प्रयोग किया गया? इसमें से ये 4 जो दिया गया इसमें से। तो फर्स्ट है K⁻14, ऑप्शन बी में CO60, ऑप्शन सी में SR90, ऑप्शन डी में I131 यानी 131 ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का CO60। इसका उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक अल्फा कण बना होता है। अभी तक हम लोगों को पता था कि अल्फा कण क्या है? एक विकिरण है। अब हम लोग को पता करना है कि अल्फा कण किससे बना होता है। भाई अल्फा कण है तो कुछ ना कुछ से बना होता है ना। एक परमाणु के अंदर एक नाभिक में जो होता है वो नाभिक किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो मतलब ऐसे ही हम लोग को अल्फा कण का पता करना है कि अल्फा कण किससे बना होता है।
एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, या फिर केवल एक प्रोटॉन से। तो जो अल्फा कण होते हैं वह हो जाएगा हम लोग का दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से बना होता है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? थॉमसन को, रदरफोर्ड को, नील्स बोर को, या फिर चैडविक को। तो न्यूट्रॉन की जो खोज किया था वो किसे दिया जाता है श्रेय? जिसे बोलते हैं, मान लीजिए अगर आप कुछ अच्छा काम किए तो आपको कोई शाबाशी देता है, तो सेम उसी प्रकार इसमें बोला गया कि न्यूट्रॉन की जो खोज किया था उसका श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो ये हो जाएगा हम लोग का चैडविक को। चैडविक को दिया जाता है इसका श्रेय। तो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, एन के मतलब जो हो जाएगा परमाणु मास हो जाएगा 7 और परमाणु संख्या हो जाएगा, परमाणु संख्या हो जाएगा 7 और परमाणु ये जो हो जाएगा मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14। तो इसके जो नाभिक में होता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 7 न्यूट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें नाभिक में जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। मान लीजिए ये हम लोग का है परमाणु मास और ये हो जाएगा हम लोग का परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या इसको माइनस करेंगे तो 7 होगा। तो 7 और 7 को ऐड करके ही 14 होता है। तो 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। अगर 7 प्रोटॉन है सबसे पहले ये तो आ जाएगा नीचे 7। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो दोनों को मिला करके 7 न्यूट्रॉन और 7 प्रोटॉन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य की ऊर्जा का कारण है। सूर्य की जो ऊर्जा होती है, एनर्जी जो होती है, उसका क्या कारण है? विकिरणीय, नाभिकीय विखंडन, या फिर नाभिकीय संलयन, या फिर गैसों का जलना, या फिर ऊपर में कोई नहीं। तो सूर्य की ऊर्जा का जो कारण हो जाएगा, प्रमुख कारण, वह हो जाएगा हम लोग का बी, नाभिकीय संलयन। सूर्य की जो ऊर्जा का मुख्य कारण होता है वह नाभिकीय संलयन होता है। इसी के वजह से ये सूर्य की ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। किसी परमाणु का जो नाभिक होता है, मान लीजिए ये एक तरह का परमाणु है और बीच में ये नाभिक है, तो ये किससे बना होता है? प्रोटॉन से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, अल्फा कण से, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, ये क्वेश्चन का सॉल्व हम लोग फर्स्ट में दिए थे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है नाभिक। तो ये हो जाएगा हम लोग का डी, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। तो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, सही संबंध बताएं। ऑप्शन ए में है m इक्वल ई, ऑप्शन बी में m स्क्वायर इक्वल ई, ऑप्शन सी में है mc2 इक्वल ई, ऑप्शन डी में m इक्वल रूट ई। तो इसमें द्रव्यमान और ऊर्जा के समतुल्य बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा mc स्क्वायर इक्वल ई। ये हो जाएगा सम किसके बीच में? द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच में। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, TH, इसका जो हो जाएगा परमाणु संख्या वो हो जाएगा 90 और परमाणु मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 230। कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है। तो इसमें हम लोग के पास परमाणु संख्या मालूम है, परमाणु मास मालूम है, तो इसमें हम लोग को न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है। तो ऑप्शन ए में 90, ऑप्शन बी में 140, ऑप्शन सी में 230, तो ऑप्शन डी में 320। तो इसमें से न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो हम लोग को सिंपल बात है, इसमें हम लोग को परमाणु मास और परमाणु संख्या में घटाना है। तो परमाणु मास को मान m लिख करके हम लोग देते हैं 230 और परमाणु जो संख्या हो जाएगा नंबर डाल देते हैं, एक मिनट, ये 230 हो गया मास और ये नंबर डाल देते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का 90। अब हम लोग को क्या निकालना है? न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो माइनस कर देंगे, 0 13 में से 9 गया, वो 4 बचा और 1 कम 1, तो हम लोग के पास 140 बचा। तो जो एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 140। और अभी तो हम लोग का MCQ सॉल्व हो चुके हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंस लाइन है जो कि आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है।
जैसे हम लोग अल्फ़ा किरण के बारे में, अल्फ़ा कण के बारे में तो पता कर लिए, अब हम लोग गामा किरणें के बारे में बात करते हैं। तो गामा किरणें की जो तरंग लंबाई हो जाएगी, गामा किरणें की जो तरंग लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी हम लोग के पास 0.07 एंगस्ट्रॉम। ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग को बताना ज़रूरी होता है। ये गामा किरण के लिए है। अगर बीटा किरण के बारे में बात करें तो बीटा किरणें जो है तेज़ी से चलने वाला एक इलेक्ट्रॉन होता है। बीटा किरण जो होती है वह तेज़ी से चलने वाला एक इलेक्ट्रॉन होता है। कौन? बीटा किरण। बीटा किरण रे लिखते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। बीटा रे जो है वह मतलब इलेक्ट्रॉन, तेज़ी से चलने वाला एक इलेक्ट्रॉन है। इतना तेज़ी से चलता है वो, एक इलेक्ट्रॉन के माध्यम से मान सकते हैं उसको। बाकी अब तीसरा जो हम लोग का इम्पोर्टेंस पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा नाभिकीय घनत्व की कोटि या फिर क्रम। अगर कोटि आ गई या फिर क्रम आ गया तो दोनों का सेम ही होगा। तो नाभिकीय घनत्व की जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी 10⁻17 kg/m⁻3। तो ये हो जाएगा हम लोग का नाभिकीय घनत्व की कोटि या फिर क्रम, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको बताया जा रहा है। तो ये हो चुके हैं नाभिकीय घनत्व की कोटि और क्रम। अगर और कुछ बात करें तो न्यूट्रॉन्स के बारे में बात कर सकते हैं। न्यूट्रॉन्स का एक विद्युत उदासीन कण बोला जाता है। न्यूट्रॉन्स जो है एक विद्युत जो हो जाएगा उदासीन कण है, जिसका जो द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएगा किसका? न्यूट्रॉन्स का। तो न्यूट्रॉन्स का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएगा 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये हो जाएगा हम लोग का किसका? न्यूट्रॉन्स का। न्यूट्रॉन्स एक विद्युत उदासीन कण है जिसका द्रव्यमान ही इतना दिया हुआ है। तो न्यूट्रॉन्स का द्रव्यमान ये हो जाएगा, इसका जो केजी में आ जाएगा। बाकी सब हो चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंस थे वो हमने बता दिया है। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जैसे ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। कमेंट में बताइए कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मालूम था और कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग को नहीं मालूम था, और कितने ऐसे नए बात थे जो आप लोगों ने जाने इस सेशन में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।